everyone, मेरा नाम भावना कुमारी है. I did my graduation from Rajdhani College and I did my masters in international relations from Jawaharlal Nehru University. मैं आपको थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो भी कॉन्सेप्ट है, उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी थियरी है, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी. हमारा जो सिलेबस है उसमें पहले इस बारे में बताया गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में डिबेट्स कौन कौन सी हुई. सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये कंफर्मेशन होना चाहिए, दिमाग में ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या मतलब होता है कि जब आप इंटर स्टेट से हटके दूसरे स्टेट के साथ रिलेशंस को डेवलप करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली बेस पे हो, पॉलिटिकली बेस पर हो, सोशोलॉजिकली बेस पर हो, किसी भी तरीके से हो, कल्चरल बेस पर हो, जब आप अपने रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ डेवलप करते हैं. इन पॉलिटिकल साइंस हम कंट्री को कंट्री ना कहकर स्टेट की गरिमा देते हैं, स्टेट का नाम देते हैं. क्यों? क्योंकि आप जब अब थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी थिंकर जो है वो कंट्री वर्ड यूज नहीं करता, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेट क्यों यूज किया गया है. वी यूज टू कन्फर कंट्री एज अ स्टेट. ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो डिबेट है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1648 कह सकते हैं कि धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल की बातें होने लगी. और आफ्टर 1990s, आफ्टर 1901 1902 एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा. ठीक है. इंटरनेशनल रिलेशंस में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन में आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक राज्य ने दूसरे राज्य के साथ अपने संबंधों को स्थापित किया, किस विचारधारा के अंतर्गत अपने संबंधों को स्थापित किया, किस प्रॉफिट या बेनिफिट के अंतर्गत अपने विचारों को, अपने साथ रिश्तों को स्थापित किया, किस वजह से कि लड़ाइयां ना हो उस वजह से अपने रिलेशन को स्थापित किया. हमारे समय में हम भारतीय कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बाहर की कंट्रीज की हिस्ट्री को पढ़ते हैं. तो अगर हम लोग अगर हम लोग कौटिल्य को पढ़े, कौटिल्य की जो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र की, जो उनकी किताब उन्होंने लिखी, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ही बताया है. उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ अपने संबंधों को स्थापित करना चाहिए. हम लोग कौटिल्य को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसके अलावा हम लोग एचकार, मॉर्गेंथ्यू, इन लोगों को ज्यादा पढ़ते हैं. लेकिन कौटिल्य का अगर तुम अर्थशास्त्र उठाकर देखो तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है, कारण क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, और कैसे वो कितने समय तक बने रहते हैं. ठीक है. इंटरनेशनल रिलेशंस को हम लोगों ने एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई. उससे पहले हम लोग इसको इतना डीपली या इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं समझते थे. उसके रीजंस क्या थे कि ज्यादातर स्टेट अपने डेवलपमेंट पे फोकस करते थे, जिसको जहां पर अपने आप को विस्तार कर पा रहा है वो कर रहा है, उससे किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था. लेकिन वर्ल्ड वॉर में देखा गया कि किस प्रकार से जो विश्व है वो दो गुटों में बट गए, किस प्रकार से लड़ाइयां होनी शुरू हुई, किस चीजों को लोगों ने बहस करनी स्टार्ट करी. धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, हमें समझना चाहिए कि किसी भी राज्य के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारी समझ सोच किस विचारधारा की तरफ जानी चाहिए. ठीक है. दूसरा क्या कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग 4 डिबेट्स को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं. पहली डिबेट जो स्टार्ट हुई वो हुई थी 1930 से 1950 के बीच में. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये याद करने वाली चीज है कि 1930 से 1950 के बीच में दूसरा वर्ल्ड वॉर भी हो गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1980 में खत्म हुआ. उसके बाद जो पूरी कंट्री है वो एक पर्टिकुलर थियरीज को समझने लगी, उन चीजों के बारे में बात करने लगी. आइडलिस्ट कॉन्सेप्ट को लोगों ने उस वक्त ज्यादा एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमें नॉर्मेटिव अप्रोच को ज्यादा मैटर देना चाहिए. लेकिन बाद में लोगों को लगा नहीं, कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो शांति नहीं है. स्टेट जो है वो अभी भी एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन फील करते हैं. फिर वो एग्जैक्ट हमें वो प्रॉब्लम्स देखने को कब मिली, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ओपनली देखा गया कि किस प्रकार से दो विश्व जो है वो दो गुटों में बट गया. रीजन क्या थे? रीजन था एक कि लोगों की जो सोच थी, जो कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था वो था क्या, हर कंट्री चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को कॉलोनी बना सके, अपना विस्तार कर सके, अपनी थियरीज को, अपने विचारधारा को फैला सके. कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ जहां पर लोगों की ये सोच थी कि नहीं, हर स्टेट को ये पावर होनी चाहिए, हर स्टेट के पास उसकी 4 जो इंपॉर्टेंट रूल होने चाहिए, जैसे जो वेस्टफेलिया ट्रीटी में बात की जाती है कि एक स्टेट को स्टेट कब कहा जाता है कि उसके पास उसका अपना रीजन हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसकी टेरिटरी हो और उसके पीपल हो उसका. तो ये चारों चीजें स्टेट के पास होनी चाहिए. लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखा गया कि किस प्रकार से होड़ लग गई थी कि हर कोई दूसरे स्टेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि ये स्टेट मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये स्टेट मेरे कंट्रोल में आ जाए. तो कहा जाता है कि 14 के बाद, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद एक
तेजी से लोगों ने बहुत सी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाया, और जब इसके पीछे बहस स्टार्ट होने लगी जो दूसरे वर्ल्ड वॉर का रीजन बना। ठीक है, तो हम लोग जब पहली डिबेट पढ़ते हैं, पहली डिबेट हम लोग इसमें 4 डिबेट पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो डिबेट्स हुई उसमें कौन कौन सी हैं। जो पहली डिबेट हुई वो 1930 से 1950 के बीच में हुई, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी रोल प्ले कर रही थी। एक थी लिबरल इंटरनेशनलिज्म और दूसरी थी रियलिज्म। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि लिबरल इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या था। लिबरल इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे वो लोग ये बोलते थे कि हमें अपने रिलेशन किस आधार पर सही करने चाहिए, इकोनॉमिकल आधार पर। वो मानते थे कि अगर हमारे इकोनॉमिकली रिलेशन अच्छे हैं, अगर हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने हैं, तो हमें उनके साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन को अच्छा बनाना पड़ेगा, हमें उनके साथ ट्रेड करना पड़ेगा, हमें उनके साथ कंपनियां स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। जितना ट्रेड एक दूसरे से होगा उतने ही युद्ध के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई एक कंट्री नहीं चाहेगी कि मैं उस कंट्री के साथ युद्ध करूं जिसके साथ मेरा अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन चल रहा है। इसका एग्जाम्पल जो है मैकडोनल्ड का दिया जाता है कि मैकडोनल्ड चेन के हिसाब से क्या हुआ कि जिस जिस कंट्री में मैकडोनल्ड खुलेगा वो उन कंट्रियों से युद्ध नहीं करेगा जो जो उसके फ्रेंचाइज है। ठीक है, तो वो लोग किस चीज पे फोकस करते हैं कि स्टेट में अगर पीस को स्टैब्लिश करना है, क्योंकि उनका मानना था कि पीस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एवरी स्टेट टू स्टैब्लिश देयर गवर्नमेंट, टू मेक देयर पीपल हैप्पी। तो वो लोग ये मानते थे कि अगर हमें अपनी कंट्री में पीस स्टैब्लिश करना है तो हमें अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रांग करना होगा, कि हम इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कांट की थियरी पढ़ते हैं। ठीक है, कांट क्या बोलते हैं, उनकी एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बोला है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला देश आपसे युद्ध ना करे तो आप उसके लिए क्या करें, आप उससे अपने इकोनॉमिकल रिलेशन सुधारें। इकोनॉमिकल रिलेशन सुधारेंगे तो जब आपका उसके साथ व्यापार रहेगा तो वो युद्ध से ज्यादा व्यापार को बढ़ाने की बात करेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने इकोनॉमिकली रिलेशन पे फोकस किया। इसके अलावा और भी थिंकर आते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें और थिंकर्स थे जोसेफ कोहेन, नाई, विल्सन और हमारे नेहरू भी। ये सारे के सारे इनको लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थिंकर कहा जाता है, जो ये मानते थे कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हाँ अपने हम लोग अपने क्या करें, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए इकोनॉमिकल सर्वाइवल को मेन फोकस करें। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, विल्सन ने अपना एक कहा जाता है कि विल्सन जो है ही वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर बेसिकली, क्योंकि उन्होंने थियोरेटिकली वे में इसको एक्सप्लेन किया। ही सेड दैट, इनकी एक बुक, एक पम्फलेट फेमस हुआ, 14 पॉइंट्स लिखे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकली रिलेशन के बहाने हम क्या करेंगे कि इस जंगल राज को एक चिड़ियाघर में बदल देंगे। मतलब सुधरे, उनका ये मानना था कि स्टेट्स कभी भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज को, बेसिक डिग्निटीज को तो कभी नहीं छोड़ सकते, उनका जो नेचर है वो रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इन्हें इकोनॉमिकली बाउंड कर देंगे, इकोनॉमिकली हम इन्हें एक दूसरे से जोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, लड़ना बंद कर देंगे। तो एक तरीके से जो जंगल है वो किसमें बदल जाएगा, एक जू में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि जोसेफ कोहेन और नाई। जोसेफ कोहेन और नाई क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, जैसे जैसे इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, वैसे ही धीरे धीरे जो वॉर की सिचुएशन है वो कम होने लगती है। राइट, ये कॉन्सेप्ट चला भी उस टाइम पर, लोगों ने इसे फोकस किया, उन्होंने कहा नहीं दैट्स अ गुड थिंग, कि इससे क्या हुआ कि वॉर की प्रॉब्लम्स कम होगी, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि जो वॉर होता है उससे कितना ज्यादा नुकसान होता है, किस हद तक कंट्रीज जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो उनको लगा अगर इकोनॉमिकली कंडीशन, अगर इकोनॉमिकली एस्पेक्ट इन चीजों को रोक सकता है तो ऑब्वियसली वी शुड वर्क ऑन इट। और धीरे धीरे कंट्रीज ने एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट देना स्टार्ट किया। ठीक है, उसमें हम लोग काफी चीजें देखते हैं, जैसे अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज जो बर्बाद हो चुकी थी उनको सपोर्ट किया, उनको दोबारा से रीस्टैब्लिश होने का मौका दिया। ठीक है, धीरे धीरे कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करे ऑन द बिहाफ ऑफ इकोनॉमिकली सिचुएशन। ठीक है, कि भाई ठीक है आप लोग पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो, पॉलिटिकली आप स्टेबल हो, पॉलिटिकली आप स्ट्रांग हो, या आपकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, डजंट मैटर, लेकिन अगर मेरा आपके साथ इकोनॉमिकली रिलेशन अच्छा है तो आप मेरे खिलाफ कभी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हमें इसे आगे तक बढ़ाना है। और कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज क्या होंगे, कि इसका एडवांटेज हो जाएगा कि मुझे आपसे नुकसान नहीं होगा, आपसे खतरा नहीं होगा। मुझे पता है कि आपके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, मेरे साथ आपका अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है, तो आप मुझ पर कोई अटैक नहीं करेंगे, तो मैं भी अपने ट्रेड को इजीली फ्लो कर पाऊंगा, दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बना पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहा गया, इस तरीके से कहा गया कि
एक जो नेशन है वो फिर एक रैशनल एक्टर की तरह रोल प्ले करेगा कि उसका काम क्या रह जाएगा कि हाँ उसको ये जो हाई लेवल पे जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको इजीली सॉर्ट आउट करने में वो हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि मेरे और आपके एक बहुत अच्छे रिलेशन है, हम लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हमारी दोनों की हम लोग सेम टॉपिक पे काम कर रहे हैं। मान लो कि हम लोग दोनों आईटी सेक्टर के इंसान हैं, हम लोग दोनों आईटी सेक्टर के ऊपर अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं। मुझे पता है कि कुछ नॉलेज मुझे है, कुछ नॉलेज आपको है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक है हम दोनों कंपनीज खोलते हैं, हमारी जो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी जिस चीजों में हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा कि कभी राइवलरी नहीं होगी, राइवल नहीं होंगे, मे बी हम लोग कॉम्पिटिटर हो सकते हैं लेकिन राइवल नहीं हो पाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूं और तुम मेरी कंपनी बंद करवा दो, या मुझे किसी भी तरीके का खतरा रहेगा तुमसे, क्योंकि हम दोनों क्या है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इंटरडिपेंडेंसी जो कि भाई हाँ हम लोग एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, ठीक है काम चल रहा है, लेकिन नहीं, धीरे धीरे देखा गया इसके बावजूद भी लड़ाइयां हुई, इसके बावजूद भी कॉलोनियलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ा। 1960s तक इन कंट्रीज को, 70s तक, यानी कि कह सकते हैं कि 90s तक लोग कंट्रीज को वो नहीं मिली, इंडिपेंडेंट मिली है। तो जो राइवलरी वाला कॉन्सेप्ट था, यानी कि स्टेट अपनी पावर को नहीं छोड़ रहा था, इसी बात को सबसे ज्यादा फोकस किया रियलिस्ट ने। रियलिस्ट थिंकर ने क्या बोला कि आप जो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस जो होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देते हैं। स्टेट ये चीज मान लेता है कि अगर मेरे किसी कंट्री के साथ रिलेशन है तो मैं उससे लड़ूंगा नहीं, ये है ही नहीं। स्टेट कभी भी अपनी डिग्निटी को नहीं छोड़ता, स्टेट अपनी पावर को कभी नहीं भूलता। ही ऑलवेज नो दैट कि इफ आई एम पावरफुल देन अदर कंट्री आई विल बी मोर डोमिनेंट देन अदर। वो ये चीज को करता है और इस चीज को हमेशा आगे बढ़ाता भी है। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉर्गेंथ्यू ने। मॉर्गेंथ्यू ने जो अपनी बुक है पॉलिटिकल अमंग नेशन में, ही वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ रियलिज्म। उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशन में इस चीज के बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने बोला कि कोई भी राज्य व्यक्ति, क्योंकि उसका कहने का क्या मतलब था कि कोई भी राज्य कभी भी अपने आप को इकोनॉमिकली लेवल से, इकोनॉमिकली एस्पेक्ट से नीचे नहीं समझ सकता। वो बोलता है स्टेट इज द मेन एक्टर ऑफ एवरी सोसाइटी। उनका कहने का मतलब था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशंस बात करेंगे, इंडस्ट्रीज बात करेंगी, लेवल लोगों की बातों को आगे रखा जाएगा, स्टेट का काम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, बस इतना है, तो ये है ही नहीं। उन्होंने कहा स्टेट इज द मेन एक्टर। आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आपका सोशल एस्पेक्ट, आपका कल्चरल एस्पेक्ट, ये सब बाद में आता है। स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर कॉन्सेप्ट में। मॉर्गेंथ्यू ने जो थियरी है उसमें उन्होंने बताया, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। रियलिस्ट जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को। उन्होंने बोला कि आप क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें इकोनॉमिकली सर्वाइव करना है। इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग अपनी डिग्निटी को खत्म कर देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, उनके हिसाब से अगर स्टेट को आपसे कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्सेप्ट आपके स्टेट के कॉन्सेप्ट से नहीं मिलता, लेकिन मेरे और आपके इकोनॉमिकली रिलेशन है, तो मुझे आपको हार्म करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, आप मेरी पॉलिसीज को हार्म नहीं कर पाएंगे, मे बी मुझे उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे यहाँ लिबर्टी है, मेरे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ भी डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज है वो उसी कॉन्सेप्ट से निकली हैं, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। वो कहता है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। वो बोलते हैं कि अगर देखो तो आफ्टर कोल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर कोल्ड वॉर, जो मेन पॉइंट था, जो मेन एस्पेक्ट था कंट्रीज के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने का, उसका रीजन था पावर। पावर को एज्यूम करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए कंट्रीज लगातार लड़ती हैं। ठीक है, डजंट मैटर कि आपके साथ मेरे इकोनॉमिक रिलेशन कितने स्ट्रांग है, अगर आप मेरी कॉन्सेप्ट को, अगर आप मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं या आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो मैं आपसे लड़ाई करने के लिए या आपको डोमिनेट करने के लिए एक बार भी नहीं सोचूंगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं तो हम क्या उसमें देखते हैं कि इंडिया और चाइना का इकोनॉमिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, हम लोग वहां से अच्छा खासा व्यापार करते हैं, कहा जाता है 40% हम लोग व्यापार वहां से कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो आज भी इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा आर्मी को लेके राइवल रहता है, आर्मी को लेके हमेशा लड़ाइयां चलती रहती हैं वहां पर।
दोनों आर्मीज एक दूसरे से भिड़ती रहती हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आज भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट कंटिन्यू हो रहा है। अभी रिसेंटली डोकलाम में जो हुआ, तो इससे क्या दिखाता है कि अगर इकोनॉमिक से किसी कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, तो इंडिया और चाइना के क्यों नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के क्यों नहीं है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया, चाइना और अमेरिका की पॉलिसीज बिल्कुल इक्वल है। चाइना कम्युनिस्ट है, अमेरिका जो है वो लिबरल के सबसे बड़ा प्रपाउंडर है, लेकिन दोनों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। और अगर कहा जाए तो फिर उनकी ये पॉलिसीज भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज कितनी भी स्ट्रांग हो, आप इकोनॉमिकली लेवल पे किसी पे कितने भी डिपेंडेंट हो, लेकिन कभी भी आप पावर को नहीं छोड़ते, आप अपनी स्टेट की डिग्निटी को नहीं छोड़ते। डजंट मैटर है कि आपके साथ मैं कितना अच्छा रिलेशन निभाता हूँ इकोनॉमिकली लेवल पे, आप मेरे साथ कितना व्यापार करते हैं, लेकिन जहां बात मेरी पॉलिसीज की आएगी और आप उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था रियलिज्म का। रियलिज्म में हम लोग मेन थिंकर्स को पढ़ते हैं, मॉर्गेंथी हो गए, ईएच कार हो गए, कहीं ना कहीं कौटिल्य भी है प्रॉपर तरीके से, थ्यूसिडाइड्स हैं, और थ्यूसिडाइड्स हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं रियलिज्म में। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात करी, उसमें नाम आ जाता है केनेथ वॉल्स का। केनेथ वॉल्स ने नए तरीके से रियलिज्म को एस्टैब्लिश किया। अब हम लोग आगे की थियरी पढ़ने से पहले इन दोनों थियरीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हमको कंफर्म रहे कि किस थियरी पे क्या डिस्कशन करना है। ठीक है, लिबरल इंस्टीट्यूशनल जो थियरी है वो लिबरलिज्म स्कूल में आती है। हम लोग स्कूल जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके 4 स्कूल्स को पढ़ते हैं, 4 थियरीज हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और चारों की चारों जो है वो लिबरलिज्म से निकली हैं, जिसमें पहले आती है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, फिर आती है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, फिर आता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, और फिर आता है डेमोक्रेटिक पीस थियरी। ये चारों के चारे जो थियरीज हैं वो लिबरलिज्म का पार्ट है। ठीक है, लिबरलिज्म बेसिकली क्या बात करता है, लिबरलिज्म बिलीव करता है कि वॉर जो होती है वो किसी के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं होती। ठीक है, इंटरनेशनल नेशंस में बेसिकली किस चीज की बात की जाएगी, स्टेट की बात की जाती है, वॉर्स की बात की जाती है, पावर की बात की जाती है, यही सब में मैटर करता है। और रियलिज्म ये चीज बहुत क्लियर करता है कि स्टेट इज ऑल अबाउट पावर, जिसके पास जितनी पावर है वो उतना ही बेटर स्टेट है। ठीक है, लिबरलिज्म क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म बोलते हैं कि हमें पावर को एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाने की जरूरत है। वो जितने बेहतर होंगे हम उसी तरीके से स्टेट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो जो पहला कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जॉन लॉक लिबरलिज्म के सबसे बड़े प्रोफाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि इंसान अपने रिश्ते दूसरों के साथ इसी आधार पर बेहतर करता है कि उसको पता होगा कि इसके पीछे उसका बेनिफिट क्या है। राइट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी डिग्निटी हार्म हो रही है, उसको उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि इससे उसके घर वाले उसको कुछ बोले। फॉर एग्जांपल, मैं एक लड़की से मेरी क्लास में है, शायद मैं उसको बिल्कुल भी पसंद ना करती हूँ, लेकिन अगर मुझे उससे नोट्स लेने हैं तो मैं उसके साथ अच्छा रिलेशन रखूंगी। तो इसकी बात जॉन लॉक करते हैं। जॉन लॉक कहते हैं द रीजन इज मेन टीच हिम द बेनिफिट्स ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, कांट, इमैनुअल कांट है, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक रिलेशन किस चीज को स्टैब्लिश करते हैं, परपीचुअल पीस को। परपीचुअल पीस को कौन बढ़ाता है, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाते हैं। ठीक है, तीसरा नाम आता है रिचर्ड कॉबडेन का। कॉबडेन कहते हैं कि कभी भी आप पॉलिटिशियंस को बाहर ही रखिए और आप किसको अंदर कीजिए, टेक्नीशियंस को, इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दीजिए, पॉलिटिशियंस को बाहर रखिए, अपने आप स्टेट में पीस रहेगा स्टैब्लिश। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम थियरी पढ़ते हैं, पहले विल्सन को थोड़ा कंफर्म करते हैं, उसके बाद थियरी को स्टार्ट करते हैं। विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो ओपन डिप्लोमेसी होती है, जिसमें आप इकोनॉमिकल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हो, उससे क्या बेनिफिट होते हैं, ये ट्रस्ट को बढ़ाती है। राइट, आपके साथ मेरे इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं, हमारी पॉलिसीज एक दूसरे से शेयर हो रहा है, तो ये ट्रस्ट बढ़ाती है। मुझे इतना कंफर्म रहेगा कि मेरा और आपका जल्दी किसी बात पर झगड़ा नहीं होगा। इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाती है कि भाई हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे और तुम्हारे चीजों में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेट की पावर को, स्टेट की पोजीशन को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करती है। वो कहती है कि हाँ, स्टेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट का रूल क्या है, स्टेट का रोल सिर्फ इतना है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जो पॉलिसीज चल रही हैं उसको इनहेंस करे, और लोगों के बेनिफिट्स की बात करे। अगर इस तरीके से स्टेट काम करेगा तो अपने आप पीस स्टैब्लिश वहां पर हो जाएगी। ठीक है, पहली थियरीज को हम लोग पढ़ते हैं इसमें। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिए।
ओके, मैं ऑडिबल हूं? आप लोग टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं। ओके, ठीक है। तो आपको किसी को कुछ पूछना है देन कि वो टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, अगर मैं कुछ चीज छोड़ रही हूँ तो। ओके फाइन, तो हम स्कूल्स डिफाइन कर लेते हैं फिर। जो पहला है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उसका थीम क्या है? वो बोलते हैं कि जो द थीम इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इन द स्टेट ऑफ अनार्की बिकॉज नो पैरेलल इंस्टीट्यूशन लाइक दैट ऑफ स्टेट इन डोमेस्टिक स्फीयर एग्जिस्ट। बोलते हैं कि पहले से जो स्टेट ऑफ अनार्की का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि भाई एक ऐसा राज्य हो जहां पर जरूरत ही नहीं है कोई की राज करे, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं बना जो इस कॉन्सेप्ट को बढ़ा सके कि नहीं, आपको कॉपरेशन के साथ चलना है। तो ये ना होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉर्स होती हैं, एक दूसरे को लेकर कंपटीशन चलता है। तो हमको क्या जरूरत है? हमको जरूरत है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लोर करें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाएं जो लोगों के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो लीग ऑफ नेशन का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। लीग ऑफ नेशन को इसीलिए बनाया गया था ताकि वॉर्स ना हो, लेकिन वॉर हुआ। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, लीग ऑफ नेशन को हटा के यूनाइटेड नेशन आया। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था और जिसमें लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म थियरी ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनका ये मानना था कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो लोगों को इस लायक बनाएंगे कि वो अपनी बात को रख सके और अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ा सके, तो युद्ध के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बोली, दूसरा ये लोग बोलते हैं कि इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। इससे दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो है वॉर की पॉसिबिलिटीज को कम करता है। अब इसी चीज को यहाँ से हम क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, जहां से रियलिस्ट थियरी स्टार्ट हो जाती है। रियलिस्ट क्या बोलते हैं? रियलिस्ट का मानना है कि स्टेट आपको मेन एक्टर मानता है और पावर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर राज्य, हर स्टेट इसलिए युद्ध करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पावर को इकट्ठा कर सके, क्योंकि वो मानता है कि विश्व में वही व्यक्ति सरवाइव कर सकता है जिसके पास पावर ज्यादा होगी। राइट, स्टेट पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, फिर किसी और स्टेट के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 500 रुपए है और मुझे 400 रुपए की ड्रेस पसंद आई है और मेरी फ्रेंड को 300 रुपए की ड्रेस पसंद आई है, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि ठीक है चलो 250-250 की दोनों लेंगे। नहीं, मैं पहले अपने पैसे खर्च करूंगी अपनी ड्रेस के लिए और जो मेरे पास 100 रुपए बचेंगे वो मैं उसको दूंगी कि अब तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लो, खुद मैनेज करो, मेरे पास 200 रुपए नहीं है। क्योंकि मैं पहले अपने फायदे के बारे में सोचूंगी। और रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि यही कॉन्सेप्ट स्टेट का होता है। स्टेट नेवर थिंक अबाउट अनदर स्टेट। अगर उसके इंटरेस्ट की बात आएगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्टेट कितना बर्बाद हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया और यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने का रीजन ही यही है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है वो किसकी तरफ जा रहा है? यूएस की तरफ जा रहा था, और वो यूएस के साथ अपने रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तो उसके दिमाग पे क्या हुआ, रशिया को लगा कि कहीं ना कहीं ये आगे चलकर मेरी कंट्री के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं ये वॉर को जन्म दे सकता है। इसलिए उसने क्या किया, यूक्रेन के साथ ही युद्ध कर लिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो खुद कितने ज्यादा बर्बाद हो जाएगा और यूक्रेन को कितना बर्बाद कर चुका है। तो कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमिकली लेवल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इकोनॉमिकली एस्पेक्ट्स पे वो कितना ज्यादा उसको नुकसान हो रहा है, वो किस लेवल पर पहुंच जाएगा, उसको वर्ल्ड में उसकी क्या इमेज बन रही है, पॉलिटिकल रिलेशन उसके कैसे खराब होंगे, उसको उससे कोई फर्क नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि अगर किसी कंट्री को आर्म्स की जरूरत है, उसके पास जेट है, आर्म्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, अगर उनको जरूरत होगी तो वो लोग खरीदेंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने यूक्रेन के साथ क्या किया। और ये आज का सिनेरियो है। नोबडी talks about कि what America did, nobody talks about what China did, nobody talks about what Russia doing। इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेरा बेनिफिट है कि नहीं। अगर मुझे काम है कि हाँ मुझे चाइना से इतना इंपोर्ट करना है, तो मैं इस पॉलिसीज पे कुछ बोलूंगी नहीं कि वो तिब्बत के साथ क्या कर रहे हैं, या बोलूंगी तो इस लेवल पे बोलूंगी कि मेरे रिलेशन खराब ना हो। ठीक है, तो रियलिज्म इसी बात पर फोकस करता है। रियलिज्म ने जो इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोला, रियलिज्म बोलता है कि आपने इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए, इतने सारे कॉन्सेप्ट बनाए इसलिए कि वॉर ना हो, लेकिन अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और वो इतना भयंकर हुआ कि उसने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भी बात यहाँ पर थमी नहीं, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और अभी भी कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस टाइम कॉलोनिज्म इतनी तेजी से बढ़ा, कंट्रीज को इतनी जल्दी जल्दी जो कंट्रोल की गई थी उनके साथ अत्याचार शुरू हुआ। तो आपका ये जो लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट था, जो ये पीस और कॉपरेशन स्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट था, ये क्या है? ये तो फिर कोई, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि कोई कंट्री इस चीज को वैल्यू दे ही नहीं रही है। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उनके बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं। अगर वो किसी स्टेट के साथ अपने रिलेशन स्टैब्लिश कर रही है तो उसका क्या बेनिफिट है, अगर वो अमेरिका के साथ जा रही है तो उसका क्या बेनिफिट है, और अगर वो रशिया के साथ जा रही है तो उसका क्या बेनिफिट है। 1939 से 1945 के बीच में जो ब्रिटेन बिल्कुल कॉलोनीज की वजह से जो भी था उसका वॉर हुई, वो बिल्कुल खाली हो चुका था। उसके बाद आईएमएफ बनाया गया, ताकि गैट बनाया गया, ताकि दोबारा से इनको इकोनॉमिकली लेवल पे पैसा दिया जा सके, ये अपने आप को एस्टैब्लिश करें। कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर क्या हुआ, जो प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स की थी, जो ब्रिटिशर्स अपने आप को डोमिनेट करने की एस्टैब्लिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो पूरे वर्ल्ड पे राज करे, वो शिफ्ट हो गई अमेरिका और रशिया के बीच में। कोल्ड वॉर का क्या कॉन्सेप्ट था? कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट ये था कि वो कितने ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स, कोल्ड वॉर में दोनों स्टेट एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे युद्ध करने के लिए, जबकि दोनों के पास एक भी बेसिक रीजन नहीं था कि वो किस लिए युद्ध करेंगे। सिर्फ दोनों में क्या था? फियर था। किस बात का डर था? कि वो डोमिनेट ना करना एस्टैब्लिश कर दे, राइट। ऐसा तो नहीं था कि इकोनॉमिकली लेवल पे वो इसका पैसा वो ले रहा था, इकोनॉमिकली लेवल पर दोनों का रिलेशन खराब हो रहे थे, वो एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से मना कर रहे थे, या कल्चरल को इफेक्ट कर रहे थे, नहीं, कोई रीजन नहीं था। रीजन क्या था? आम डर था कि अगर ये स्ट्रांग बन गया, इसने ज्यादा पावर को एक्यूमुलेट कर लिया, ज्यादा कंट्रीज को कंट्रोल में कर लिया, तो ये मुझ पे ही अटैक कर देगा। जस्ट फॉर फियर उन्होंने पूरे के पूरे जापान के दो शहरों को बर्बाद कर दिया। नहीं सॉरी, जस्ट फॉर फियर उन्होंने पूरे का पूरे रशिया, पूरे के पूरे जो यूएसएसआर की 15 कंट्रीज थी उसके उसमें बर्बादी छा दी। रशिया का जब 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उस वक्त रशिया की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो इतनी वीक हो चुकी थी कि वहां के लोगों के लिए खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी थी। दोबारा से उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। तो इसी कॉन्सेप्ट को, कि कोल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को रियलिज्म उठाता है। रियलिज्म के जो पहले कॉन्सेप्ट थे उन्होंने बोला कि आपने जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आईएमएफ बनाया, यूएनसी बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, ये सारे का सारा आपने बनाया, लेकिन ये सब तो बेनिफिट्स उनके लिए हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। जो कंट्रीज वीक हैं उनका इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? देखा जाए तो ये सारी कंट्रीज उन्हीं देश को और फायदा पहुंचा रही है जो ऑलरेडी बहुत फायदे में है। तो उन लोगों का क्या है जो वीक है? इकोनॉमिक कॉपरेशन तो हर कंट्री के साथ होना चाहिए, उनके साथ भी भला होना चाहिए, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा। जो लॉज आप लोग बना रहे हैं उनका कोई वैल्यू ही नहीं है डेवलप कंट्री के सामने। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने जब इराक पर अटैक किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, तो उनके ऊपर तो ये कोई लॉज लागू ही नहीं होते जितने लॉज आप छोटी छोटी कंट्रीज पे लागू करते हैं। तो वो ये चीज बोलते हैं कि जो कंट्रीज होती हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी स्ट्रांग है, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है उनकी खुद की सोवरेनिटी। वो ये चीज पे फोकस करते हैं कि उनके खुद के स्टेट का कितना बेनिफिट है, उनका स्टेट इससे कितना सिक्योर फील करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम कंक्लूड करें तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का बेनिफिट तो हुआ कि हाँ एक मंच प्रोवाइड हुआ, लोगों को साथ बैठने की बात करी, और आज भी इसके बेनिफिट्स होते हैं। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, काफी कंट्रीज को इससे बेनिफिट्स होते हैं, आपको लोन मिल जाता है, आपके यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, आपका विकास हो रहा है, काफी चीजें हो रही है। लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही ज्यादा है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर डोमिनेंट बढ़ता है उन कंट्री का जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो आपके स्टेट को एज अ टूल यूज करते हैं, तो आपकी सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है। तो रियलिज्म इसी वजह से इन सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, इन कॉपरेशन को क्रिटिसाइज करता है। ओके, नेक्स्ट थियरी हम लोग नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वेट, रियलिज्म। रियलिज्म में अगर मैं शुरू करूं तो मैं कौटिल्य से शुरू कर सकती हूँ। कौटिल्य ने बोला कि पावर को मैक्सिमाइज करना ही अल्टीमेट
ऑब्जेक्ट होता है स्टेट का। वो मानते हैं कि जिस व्यक्ति की, जिस राज्य के पास जितनी ज्यादा पावर होगी, वो राज्य उतना ही बेहतरीन होगा और वो उतना ही पावरफुल होगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी प्रकार से उस पावर को वो करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। साम दाम दंड भेद, उन्होंने 4 प्रकार बताए जिस प्रकार से आप अपने यहाँ की पावर को, अपने राज्य को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये कॉन्सेप्ट बताता है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया, आपका कल्चरल एथिक्स हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बुरे हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है अगर आप पावरफुल हैं तो। राइट, आपके साथ हर कोई अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप एथिकल हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप पावरफुल नहीं हैं, आप बहुत वीक हैं, तो आपके साथ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि रिश्ते कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरे थिंकर थे थ्यूसिडाइड। ये वो इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने रियलिज्म में सबसे पहले शुरुआत करी। हम लोग मॉर्गेंथी को मेन थिंकर मानते हैं क्योंकि उन्होंने एक टर्म्स यूज करी, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट में भी हमें रियलिज्म ही दिखाई देता है। दूसरे थे थ्यूसिडाइड। उन्होंने बोला कि पावर पॉलिटिक्स प्रिवेल दिस वर्ल्ड एंड मोरालिटी जस्टिस डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने कहा जो पूरा पावर पॉलिटिक्स है ना, वही इस वर्ल्ड को चला रहा है। हर स्टेट की जो पॉलिसीज होती है ना, वो पावर को इनहेंस करने की बात करता है, कैसे इसे बढ़ाया जाए, कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, उससे उस पर फोकस करेंगी सारी पॉलिसीज। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि जस्टिस मिल रहा है या मोरालिटी जैसी कोई चीज है या नहीं। तो वो बोलते हैं कि मोरालिटी और जस्टिस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस आज के वर्ल्ड में। क्या एग्जिस्ट करता है? सिर्फ पावर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और दूसरे, अब इसके अलावा हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मैकियावेली को पढ़ते हैं। मैकियावेली की एक किताब है द प्रिंस, उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक राजा को अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो हर राज्य जो होता है वो एक पोटेंशियल एनिमी होता है। हर राज्य दूसरे राज्य का सिर्फ वो है, एनिमी है, सिर्फ दुश्मन है। उसको जब मौका मिलेगा वो आप पे अटैक कर देगा। और ये देखने को मिला हमें रशिया और यूक्रेन के केस में, ये देखने को मिला इंडिया और चाइना के केस में, कि उन्हें जब एक मौका मिलता है वो चाइना जो है वो इंडिया पे अटैक कर देता है, रशिया ने चाइना यूक्रेन पे अटैक कर दिया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कोई भी जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, मॉरलिटी से किसी को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें किसी को नहीं लगता कि भाई इससे उनके देश को कितना नुकसान होगा, जो ह्यूमन है वो उनको किस लेवल तक हम लोग पॉपुलेशन को इफेक्ट करेंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टेट की सिक्योरिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका स्टेट मेरी सिक्योरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा दिखा रहा है, तो मैं आपको ही पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश करूंगी कि इसकी या तो इसको कंट्रोल कर लो या इसे यहाँ से हटाई लो। तो रियलिज्म यही बात बोलता है कि ये है। ठीक है, एक ये सारे इंपॉर्टेंट थिंकर है, कौटिल्य, थ्यूसिडाइड, मैकियावेली, हॉब्स, और उसके बाद अभी रिसेंटली E.H. कार हो गए जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे किताब लिखी द 20-year क्राइसिस। उन्होंने बोला कि जो मोरालिटी होती है और जो जस्टिस होता है उसको तो लोग कब का बाहर फेंक चुके हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ क्या काम करता है? सिर्फ पावर पॉलिटिक्स। ये मोरालिटी और जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट तो लोग कब का बाहर फेंक चुके हैं। आज के टाइम पे सिर्फ लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स की, पावर पॉलिटिक्स की। ये 22 साल का, जो 20 साल का हम लोगों ने क्राइसिस देखा है, ये 1919 से लेके 1934 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमने 20 साल का जो भी क्राइसिस देखा है, उसमें हमने क्या देखा? यही देखा कि किस प्रकार से एक स्टेट दूसरे स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, किस प्रकार से डोमिनेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट जो है वो मेरे कंट्रोल में है, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। ज्यादा पावरफुल होगा तो अपने आप दूसरे स्टेट मेरे साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे, मुझसे डरेंगे। ठीक है, तो डोमिनेशन स्टैब्लिश करने की बात की जाती है, और पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस आपको डोमिनेशन की ही बात बताता है, चाहे वो इकोनॉमिकली लेवल पर हो, पॉलिटिकली लेवल पर हो, आर्मी लेवल पर हो, चाहे फाइनेंशियली लेवल पर, कुछ भी हो, आपको कैसे वो स्टैब्लिश करना है, दैट इज बेसिकली आपको बताता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल थियरीज में आपकी जो अलग अलग थियरी है वो उसी तरीके से बताती हैं कि किस प्रकार से आप कॉपरेशन को नहीं, डोमिनेशन को बढ़ावा दो। ठीक है, तो बेसिकली जो सोचने वाली बात है उसमें हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि if we want arrive essence of realism से, अगर हमें पहुंचना है कि रियलिज्म की जरूरत क्या है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा स्टेटिज्म, सर्वाइवल ऑफ द स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, आपको रियलिज्म क्या बोलता है? रियलिज्म बोलता है कि सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो स्टेट सेंट्रिक होता है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल अबाउट स्टेट। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी थियरी है, कोई भी एस्पेक्ट है, वो सिर्फ स्टेट सेंट्रिक बात करता है। स्टेट का उससे क्या बेनिफिट है? स्टेट को उसके स्टेट की जो एथिक्स है, स्टेट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
कुछ भी है, आपका सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टेट सेंट्रिक होगा। एग्जाम्पल यहाँ से फॉरेन पॉलिसी समझो, फॉरेन पॉलिसी कोई भी कंट्री बनाती है तो वो क्या फोकस करती है, वो कभी भी इस चीज पे फोकस करके अपनी पॉलिसीज नहीं बनाती कि ये एथिकल है या नहीं, ये मॉरल है या नहीं, मेरे नेबर कंट्रीज को इससे कितना बेनिफिट होगा, नहीं, वो ये देखती है उसे उससे कितना बेनिफिट होगा, उसकी कंट्री को इससे कितना डेवलपमेंट मिलेगा, उसके यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं इस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनाऊं तो मुझे इससे डर कम होगा या नहीं होगा, या मेरे को बढ़ना जाए, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं आपकी पूरी पॉलिसीज पे। ठीक है, दूसरी चीज वो मानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डजंट मैटर आपकी मोरालिटी आपके स्टेट की दिख रही है या नहीं दिख रही है, आपके स्टेट में जस्टिस है या नहीं, नहीं, आपका स्टेट सर्वाइव कर रहा है ये मैटर करता है। चाइना में फॉर एग्जांपल, चाइना में एक छोटे से लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, जो यंगस्टर्स से वहां प्रोटेस्ट हुआ, तो उसने सारे यंगस्टर्स को मरवा दिया, या कहीं ना कहीं उसने तिब्बत को कंट्रोल कर रखा है। तो कोई भी कंट्री इस चीज का विरोध सिर्फ दूर से करती है, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस क्या है कि चाइना इज इमर्जिंग एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन वर्ल्ड, राइट? इंडिया इज ऑल्सो, बट चाइना तो हमसे भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर है कि अगर हम इसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये हमारे साथ ही अपने रिलेशन खराब करने की कोशिश करेगा। छोटी छोटी कंट्रीज तो उसके साथ सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो उसे कंट्रोल करने की पावर भी रखता है। वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, ये सारी कंट्रीज तो एक तरह से कहीं ना कहीं डर का माहौल बना रहता है कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ दिक्कत है। अब मैं इंडिया और चाइना के बीच में इतना राइवल रहता है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो जो पॉलिसीज चलती है, उसकी पर्ल पॉलिसी हो गई, हमारी डायमंड पॉलिसीज हो गई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं, इस पर चाइना अपना डोमिनेट स्टैब्लिश ना कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ये हमारे लिए खतरे को बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे और उसकी इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमें 24 घंटे इस बात का डर लगा रहता है, या कहीं ना कहीं हम इस चीज को दिमाग में रखते हैं कि नहीं, चाइना स्टिल हमारे लिए कहीं ना कहीं एक एनिमी है, हमको कहीं ना कहीं इससे डर रहता है कि ये हम पे अटैक कर सकता है। लेकिन जो हमसे वीक कंट्रीज है उनसे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये उतनी स्ट्रांग नहीं है, ये उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ये डायरेक्ट आके इंडिया के ऊपर अटैक कर सके, तो हमें उनसे डर नहीं लगता, तो उन्हें हमसे लग सकता है। तो अब इंडिया इतनी सारी पॉलिसीज बनाती है अपनी नेबर कंट्रीज की, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसीज है, ये सारी पॉलिसीज किस लिए बनाई है कि ताकि हमारे और जो कंट्रीज हैं उनके रिलेशन अच्छे रहे। लेकिन स्टिल अगर तुम देखोगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश से कहीं ना कहीं इस चीज फियर फील करती है कि अगर दिक्कत हुई या मौका मिला तो इंडिया हमें कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ स्टेट। तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस किस चीज पे फोकस करता है, सर्वाइवल ऑफ स्टेट पे। तभी तो चाइना, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये चाइना कहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आई तो चाइना ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि दोनों के दोनों चाइना और इंडिया क्या है, इक्वल पड़ जाते हैं पॉपुलेशन वाइज, फाइनेंशियल वाइज, थोड़े बहुत हम फाइनेंशियली उनसे थोड़ा वीक हैं, लेकिन हमारी जो आर्मी है वो भी काफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोग पॉपुलेशन भी हमारी अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं हमें कड़ी टक्कर देने की ताकत रखते हैं चाइना को, और ये चीज चाइना के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है वो हम दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखती है, ताकि उनको दोनों से खतरा ना रहे, राइट? हमारे साथ उनके इकोनॉमिक रिलेशन कितने बेहतर हैं, चाइना के साथ कितने बेहतर हैं, ये चीज बाद में फर्क पड़ता है। मैटर क्या करता है कि हमारा सर्वाइवल मुमकिन है या नहीं इन बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो रियलिज्म में जो पहला थिंकर हम जिसे पढ़ेंगे वो है मॉर्गेंथ्यू। मॉर्गेंथ्यू की मैंने किताब आपको अभी बताई थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, 1948 में रखी। उसमें उन्होंने अपने 6 ऑब्जेक्टिव्स बताए। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स होती है वो किस पे बेस्ड होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव लॉज पे बेस्ड होती है, जो कहां से आई है, ह्यूमन नेचर से। ठीक है, देखो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आपकी कोई भी पॉलिसीज है वो ह्यूमन नेचर ही है, स्टेट भी है वो ह्यूमन नेचर से बना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हॉब्स को पढ़ा होगा, लॉक को पढ़ा होगा, रूसो को पढ़ा होगा, वो तीनों पहले ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, वो तीनों बताते हैं कि ह्यूमन का नेचर कैसा होता है, वो किस तरीके से काम करता है। अब जिस तरीके का उनका नेचर होगा वो वैसे ही स्टेट बनाएंगे, वो वैसी ही पॉलिसीज बनाएंगे, वो वैसे ही राइट्स देने की बात करें। वही सेम बात मॉर्गेंथ्यू ने इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा है। वो बताते हैं कि जो स्टेट होता है, जो पॉलिटिक्स होती है, उसके कुछ बेसिक लॉज होते हैं जो कहाँ से रूटेड है, ह्यूमन नेचर से। उसका मानना है कि युद्ध जो होता है वो स्टेट नहीं कराता, वो ह्यूमन ही कराता है। ऑब्वियसली ह्यूमन उस स्टेट को चला रहा है तो उसको पता है कि कैसे क्या संभालना है। तो जो वो सोच रहा है वो अपने फायदे के लिए सोच रहा है, रैशनल है नो डाउट, बट वो सेल्फिश भी है, वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचेगा।
तो उनका जो पहला वो बोलते हैं कि बेसिक, वो बोलते हैं कि जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि पॉलिटिक्स जो होती है वो बेस्ड होती है कुछ ऑब्जेक्टिव लॉज पे, जो किसके रूटेड हैं, जो ह्यूमन नेचर के रूटेड है। मतलब क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसका रीजन क्या होता है, ह्यूमन नेचर। ठीक है, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश पीस, चेंज ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं कि अगर मान लो कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि स्टेट में रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये कॉपरेशन बना के, इकोनॉमिक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना के अगर आप युद्ध को खत्म कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो युद्ध होता है वो किसी स्टेट नहीं कर रहा है, वो कोई डोमिनेंसी पावर नहीं कर रही है, बल्कि ये कौन करवा रहा है, ये ह्यूमन करवा रहा है। तो अगर आपको चेंज करना है तो आपको किसको चेंज करना पड़ेगा, आपको ह्यूमन नेचर को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो रूल्स बने हैं, जो रेगुलेशंस बने हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो ह्यूमन नेचर की वजह से हो रहे हैं। तो आप पहले ह्यूमन नेचर को चेंज करेंगे, तभी आप रूल्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इज अ फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो बोलते हैं कि ठीक है, समझ में आता है कि भाई नैतिकता जरूरी है, न्याय जरूरी है, कॉपरेशन जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी भी स्टेट के लिए, अब स्टेट सेंट्रिक थियरी है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक स्टेट के लिए क्या होता है, उसका नेशनल इंटरेस्ट, कि उस स्टेट को खुद क्या फायदा हो रहा है। हर कोई वो पॉलिसीज अपनाता है, वही पॉलिसीज बनाता है जिससे उसका बेनिफिट हो। अगर उस पॉलिसीज से उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो पॉलिसी चाहे पूरे विश्व के लिए अच्छी हो, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट बट इट चेंज अकॉर्डिंग टाइम एंड सिचुएशन। वो कहता है नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति के लिए, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज से आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों के लिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट था कि हमारे यहाँ के लोग कहते भूखे मर रहे थे, हमारे यहाँ पर क्रॉप्स नहीं था, हमारे यहाँ पर खेती अच्छी नहीं होती थी। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट उस वक्त क्या था कि हमारे देश से हंगर को खत्म करना, राइट। तो हम उस अपनी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बना रहे थे। मान लो कि जहां से अच्छे बीज मिलते हैं, जहां से अच्छा सब कुछ मिलता है, हम उसके साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे, क्योंकि हमें अपने यहाँ की ये बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज के टाइम पे हमारी प्रॉब्लम वो नहीं है, आज के टाइम पे हमारी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं बेरोजगारी, राइट। तो हम लोग उन कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे जो इसको पीपी ट्रिपल पीपी पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती हो, ठीक है, जो इस चीज पे फोकस करती हो कि दूसरी कंट्रीज में जाके अपनी कंपनी स्टैब्लिश करें, वहां के लोगों को रोजगार दें, तो हम उन कंट्रीज के साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है, लेकिन टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग बस उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वो क्या बोलते हैं कि मोरालिटी इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी of nation state because it is applicable over individual are human being but not over state। कहता है कि कोई भी पॉलिसीज, आप जो फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं किसी कंट्रीज के साथ आपको कैसे रिश्ते रखने हैं, ये कभी भी मोरालिटी बेस पर जज नहीं होती है, मोरालिटी बेस पर कभी नहीं बनाई जाती। मोरालिटी जो होती है वो व्यक्ति पर चल सकती है, लेकिन स्टेट पर नहीं। एक व्यक्ति चलो ठीक है, सारे व्यक्ति तो इतने ज्यादा चीजों को लेके हार्श नहीं होते हैं, रूड नहीं होते हैं, वो चाहे सोच सकते हैं कि ठीक है मैं अपने साथ वाले पड़ोसी के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा नुकसान है मैं सह लूंगा, लेकिन इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सिंगल पर्सन ऐसा कर सकता है, लेकिन जैसी बात स्टेट की आती है तो यू कांट थिंक अबाउट लाइक दैट कि भाई नहीं, मोरालिटी के आधार पर मुझे अपने रिश्ते इस कंट्री के साथ अच्छे कर लेने चाहिए, चाहे मेरा नुकसान हो रहा हो। मुझे पता है कि मैंने अगर इन लोगों को अंदर आने की परमिशन दे दी, मेरे यहाँ से आना जाना रहा, तो पूरे की पूरी पॉपुलेशन यहाँ पर आ जाएगी और हमारी कंट्री के लोगों को रहने की जगह नहीं रहेगी। जो हमें इशू देखने को मिलता है कि भाई हमारे यहाँ पर जो रोहिंग्याज आ गए, ठीक है, साउथ में आ जाते हैं, श्रीलंकन्स आ जाते हैं, असम बांग्लादेश से असम में लोग आ जाते हैं, बांग्लादेशी। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए है, तो हम ऐसी पॉलिसीज पे कभी काम नहीं करेंगे चलो कोई बात नहीं आप आ सकते हैं, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर क्या फियर को बढ़ावा देगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या बोलते हैं, पांचवा बोलते हैं कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट मस्ट बी prudent, which mean rational and universal principle is not applicable over the act of state। कहते हैं जो फॉरेन पॉलिसीज है स्टेट की, वो ऐसी हो सकती है जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित हो या जो भी है, लेकिन ये कभी भी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। कि आपकी कोई भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो इस आधार पर तो कभी नहीं बनाई जा सकती कि उसे यूनिवर्सल लेवल पे क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आप जो पॉलिसीज बनाएंगे उसमें आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा रहेगा।
किसी स्टेट को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो दूसरे स्टेट के लिए फायदेमंद है या नहीं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं, उसके लिए खुद इसका क्या बेनिफिट है ये उसके लिए हमेशा मैटर करता है। वो कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को दाव पे रखकर कोई पॉलिसीज ना तो एक्सेप्ट कर सकता है और ना ही उसे बढ़ा सकता है। ठीक है। छठी चीज मॉर्गेंथी क्या बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है वो ऑटोनमस है, जिसका क्या मतलब होता है कि ये कभी भी मोरालिटी, लॉज और इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। राइट। आपकी पूरी की पूरी पॉलिसीज जो है, जो भी आप फैसिलिटी, जो भी आप रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें मोरालिटी है या नहीं है, इकोनॉमिकली सर्वाइवल है या नहीं है। मान लो कि मेरा और किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ रिलेशन कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे उससे कोई इकोनॉमिकली कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, हमारी सोच एक जैसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उसके साथ अगर अपने रिलेशन अच्छे कर लूंगी तो मुझे इस वाली कंट्री से डर खत्म हो जाएगा, तो मैं उसके साथ अपने रिलेशन अच्छे जरूर करूंगी। ठीक है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जो रशियन कॉन्सेप्ट है और जो इंडियन कॉन्सेप्ट है उसका पॉलिटिकली एस्पेक्ट अलग अलग है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, वहां प्रॉपर इतना डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वहां पर पुतिन है, 2003 से बने हुए हैं, अभी तक है। तो देखा जाए तो, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमें हमेशा 1971 में जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसने हमारी हेल्प करी। जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, द कंट्री ऑलवेज हेल्प अस। तो हमें उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने पड़ते हैं, रखने चाहिए भी, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पर कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ रिलेशन को स्टैब्लिश करना पड़ता है। इसके रीजंस क्या होते हैं? ताकि आपको उनसे कभी दिक्कत ना हो। अमेरिका, इंडिया, अमेरिका हो गया और रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनके जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो अब इंडिया भी करती है। तो लोग इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा स्टैब्लिश करके रखते हैं ताकि इन्हें इनसे कोई भी फियर ना हो और इनके स्टेट का सर्वाइवल होता रहे। तो ये 6 पॉइंट है जिसकी बात मॉर्गेंथी ने अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशन में करी है। ठीक है, तो जो पहली डिबेट होती है वो यही कॉन्सेप्ट पे बताती है कि एक जो थियरी है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की, वो बोलती है कि इकोनॉमिकली कॉपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्टेट की क्या वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप ग्लोबल लेवल पे सबको एक कर दो, चलेगा। लड़ाइयाँ कब होगी? अगर आप स्टेट लेवल पर ये चीज भूल रहे हो कि नहीं मैं आपसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे अपना ज्यादा पावरफुल रखना चाहिए, नहीं, आप इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो तो अपने आप से पीस स्टैब्लिश हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना पड़ेगा जहां पर सबको इक्वालिटी दी जाए। ठीक है, लीग ऑफ नेशन को बनाया गया, यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, तो इसमें कुछ कंट्रीज को कुछ पावर प्रिविलेज दिए गए, जैसे 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 10 कंट्रीज हैं जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी मेंबर्स हैं। लेकिन फिर भी इसमें सारे स्टेट्स को एंट्री दी गई, उनको इसमें रखा गया और माना गया। यूनाइटेड नेशन ने जब इसको बनाया, यूएन जो बना यूनाइटेड नेशन, उसमें क्या बोला गया? उसमें ये बोला गया कि इसमें जो सम्मिलित लोग हैं, इसमें सम्मिलित जो स्टेट्स हैं, अगर उन पे कोई दूसरा स्टेट अटैक करता है तो जो सारे स्टेट्स हैं वो मिलकर उस अकेले उस स्टेट पे अटैक करेंगे जिसने इस पर किया है। लेकिन देखा जाए तो काफी बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत से इश्यूज होते हैं जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू जो अभी तक रिजॉल्व ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या बताता है कि जो पूरा का पूरा जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो यही बोलता है। लिबरलिस्ट जो थियरी है, लिबरलिज्म जो थियरी है, वो इसी बात पे बात करती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो डिबेट हुई थी, पहली डिबेट, वो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म और रियलिज्म के बीच में थी। लिबरलिज्म के भी 3 स्कूल जो हैं वो मैंने भी डिफाइन नहीं करे हैं, उसको मैं आगे जाके डिफाइन करूंगी कि जब वो नेक्स्ट डिबेट स्टार्ट करेंगे जिसमें लिबरलिज्म, रियलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में डिबेट हुई है। अभी इंस्टीट्यूशनलिज्म और रियलिज्म को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। जोसेफ कोहेन, नाई, कांट हो गए, विल्सन हो गए, इन लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, अपनी अपनी थियरीज दी। उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, किस प्रकार से जो राज्य होता है वो जब इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाता है तो वॉर की प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स सॉर्ट आउट होने में आसानी होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे अपने फायदे और नुकसान की बात कर पाते हो, रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये चीज ठीक भी है। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ? कि जब ये फेल होना स्टार्ट हुए थे। राइट, कि कैसे लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, कैसे इतनी सारी पॉलिसीज होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, कैसे धीरे धीरे कॉलोनिज्म को, कॉलोनीज को लेके होड़ बढ़ी। तो ये सब बताता है कि ये फेलियर था
इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म थियरी का, कि ये थियरी पूरी तरह से सही नहीं है। कोई भी स्टेट इस तरीके से काम कभी नहीं करता है, और इसको सबसे पहले जिसने क्रिटिसाइज किया वो रियलिस्ट थे। रियलिस्ट ने बोला कि ये थियरी प्रॉपर तरीके से या कुछ हद तक जो है वो आइडियलिस्ट थियरी से मिलती जुलती है, कि आप ऐसी बातें कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे आप कितने भी उसके सगे बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अगर आप उसके हिस्से की आधी रोटी छीनोगे तो वो तुम पे भड़केगा ही, ठीक है, चाहे आपने उसको रोज अपनी पूरी रोटी खिलाई है। लेकिन अगर उसको मान लो कि तुम्हें पता नहीं है कि उसको भूख लगी है, भूख तो उसे रोज ही लगती है, लेकिन अगर उसका नेचर खराब होगा तो वो तुम्हारी आधी रोटी छीनने पे भी चिल्ला पड़ेगा। तो इंसान का नेचर कभी चेंज नहीं होता, वो जैसा है वो हमेशा रहेगा। और रियलिज्म पे ने इस पे ही फोकस करा। उसने कहा है कि जो ह्यूमन नेचर है वही स्टेट को जन्म देता है, और ह्यूमन नेचर मोरालिटी को नहीं मानता, वो जस्टिस पे फोकस नहीं करता है। कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो स्टेट लेवल पे सोच रहा हो। अब मान लीजिए कि उसके पास 1 लाख रुपए हैं और ये बोला जाए कि आप इस 1 लाख को दुनिया में बांट दो कि सबका फायदा हो जाए, और अपने लिए एक लग्जरियस कोई चीज मत खरीदो, तो वो कभी नहीं मानेगा, वो अपने लिए खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, उसके बेसिक रूट्स ही ऐसे हैं। तो रियलिज्म इसी चीज पे फोकस करता है कि स्टेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कॉपरेशन नहीं बल्कि पावर है, ठीक है। जो स्टेट जितनी ज्यादा पावर को एक्यूमुलेट करता है वो उतना ही बेहतर स्टेट बनता है, ठीक है। और इसकी बात कौटिल्य ने शुरू से करी, उसके बाद थ्यूसाइड भी यही बात करते हैं, मैकियावेली, हॉब्स, ये सब भी यही बात करते हैं। ये सब भी बोलते हैं कि स्टेट शुड बी पावरफुल। स्टेट का पावरफुल होना ही वहां के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और सिक्योरिटी पीस को जन्म देती है, राइट। तो रियलिज्म में मॉर्गेंथ्यू की थियरी में यही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो कॉन्सेप्ट करते हैं कि लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज किया रियलिज्म को, क्योंकि देखा जाए तो रियलिज्म ने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नकार दिया। उसने कहा कि नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप मेरे से कितने अच्छा पैसा लेते हैं, आपके साथ मेरा बिजनेस कितना अच्छा है, नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अगर आप मेरी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेंगे, मेरी सॉवरेनिटी को हार्म करेंगे, मैं ऑब्वियसली आप पे अटैक करूंगा, ठीक है, चाहे आप कितने भी ज्यादा बेहतर मेरे साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। मेरे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है, किसी के पास टायरनी है, so you don't have right to interfere in my personal area. You don't have a right to tell me कि what should I do. That's my country and I know how to deal with it. आपका काम क्या है कि आपके साथ मेरे फॉरेन लेवल पे क्या रिलेशनशिप है, आप सिर्फ उस पर काम करें, और मैं सिर्फ उसी चीज पर आपके साथ फोकस करूंगा। लेकिन उसके अलावा आपके और मेरे मेरे खुद की कंट्री में क्या कॉन्सेप्ट है उसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा स्टेट इंटरेस्ट क्या है, मेरा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कि ये मुझे कोई और नहीं बताएगा, मैं अपने हिसाब से चूज करूंगा। टाइम के साथ चेंज होगा। मान लो कि आज के समय में मुझे लगता है कि मुझे इस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं तो मैं इससे बनाऊंगा, फिर लगेगा मुझे इसके साथ अच्छे बनाने हैं तो मैं इसके साथ बनाऊंगा। लेकिन आपके हिसाब से या मोरालिटी या जस्टिस की वजह से मैं अपना रिलेशन ना तो बनाता हूँ ना मैं बिगाड़ता हूँ। और ये स्टेट की कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से मॉर्गेंथ्यू ने अपनी किताब में क्लियर किया। क्रिटिसाइज मॉर्गेंथ्यू को भी कई तरीके से किया गया। मॉर्गेंथ्यू कहा गया कि अगर इस तरीके से स्टेट सिर्फ अपने बारे में सोचे तो जो ये IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये काम कैसे कर रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसे बढ़ रहा है, कैसे, अगर लोगों को सिर्फ ये लगता है कि स्टेट का ही सर्वाइवल जरूरी है और स्टेट ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो MNCs कैसे इतनी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, कैसे दूसरी कंट्रीज के साथ इतना अच्छा व्यापार कर रही है, ग्लोबलाइजेशन को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म इनका भी हुआ। इन्हें बोला गया कि आपकी जो थियरी है वो कहीं ना कहीं वॉर को बढ़ाती है, आप लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन को जन्म दे रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से स्टेट जितनी ज्यादा पावर एक्यूमुलेट करेगा ये उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं राइवली की तरह काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई मैं ज्यादा पावर को कवर कर लूं, ये ज्यादा पावर को ज्यादा कैप्चर कर ले। तो इससे क्या हो रहा है, इससे देश में अशांति, विश्व में अशांति सी फैल रही है, देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ चालू हो गई है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल तरीके से फेल हुआ है, तो फिर ये वर्ल्ड बैंक IMF काम कैसे कर रहा है, छोटी छोटी पॉलिसीज पे कैसे काम हो रहा है, दूसरे कंट्रीज जो है वो रिश्ते क्यों सुधार रही है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका किसी वक्त पे अमेरिका और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आफ्टर कहा जाता है कि आफ्टर 2005 और 2003 जो वाजपेयी थे उन्होंने रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश की, और आज के टाइम पे इंडिया के अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और रशिया के साथ भी। तो अगर आप मानते हैं कि सिर्फ स्टेट अपना सोचता है तो ये पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिकली लेवल पर भी, इकोनॉमिकली रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद भी आप अपने एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं,
ठीक है, चाइना का मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है वो अटैक करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी ये लगता है कि अगर वो इंडिया को पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेगी तो उसका भी कितना ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो वो भी इकोनॉमिकली अपनी जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को खराब करने की कोशिश कभी नहीं करती। ओके, तो किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू है तो वो पूछ सकता है कि मैं नया न्यू रियलिज्म स्टार्ट करूं, इसका नया टॉपिक। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? तो मैं रियलिज्म को एक्सप्लेन करूं कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछो एक बार, मैसेज में आप बता सकते हैं। ओके फाइन, यहाँ पर ठीक है, मैं न्यू रियलिज्म आपको कल पढ़ाऊंगी। अभी इसको यहाँ पर कट इट आउट करते हैं कि जो पहली डिबेट थी हमारी रियलिज्म और लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म वो खत्म हो चुकी है। कल जो आपकी डिबेट शुरू होगी वो रियलिज्म, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में होगी। ठीक है, और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिहेवियरलिज्म को और रियलिज्म को, कि कैसे नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, और आपको ये थियरी अपने बुक से पढ़नी है, जो आपको मिला हुआ है मटेरियल मिला है उससे तो पढ़नी है। अगर अलग से अगर आपके पास टाइम हो तो आप एंड्री हेवुड की बुक को भी रेकमेंड कर सकते हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक पे ऊपर अच्छा लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। और आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़ लीजिए कि डिबेट है क्या, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में किस किस के बारे में डिस्कशन किया गया पहले। ठीक है, तो मैं ये क्लास अभी एंड कर देती हूँ, और कल 2 बजे मिलते हैं। और नियो लिबरलिज्म के जो 3 स्कूल्स रह गए थे, डेमोक्रेटिक पीस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वो कहें। और अगर टाइम रहा तो बिहेवियरलिज्म जो थियरी आई जिसमें प्रिंसिपल्स की बात की गई वो भी कल खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।